वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर अलजेब्रा। पिछले लेक्चर में हमने क्रॉस प्रोडक्ट इन 2 डायमेंशंस की बात करी। आज के लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट इन 3 डायमेंशंस की बात करेंगे। मेन जो हमारा इनपुट है वो है ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन थ्योरम। पिछली बार हमने 2 डायमेंशन में यूज़ किया था, आज हम 3 डायमेंशन में यूज़ करेंगे। मैं दोहरा नहीं रहा हूँ, पॉज करके पढ़ सकते हैं। एनीवे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बाय दिस टाइम वी आर कंफर्टेबल विद सच स्टेटमेंट्स एंड प्रोफिशिएंट विद देम। ओके, और ये डेफिनेशन है ऑर्थोनॉर्मल बेसिस की इन 3 डायमेंशंस। तो अगर हमारे पास द सेट ऑफ ऑल द 3 डायमेंशनल वेक्टर्स की अगर एक बेसिस दी हुई है, सो उसे ऑर्थोनॉर्मल तब बोलते हैं जब सबसे पहले तीनों ही वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 हो और जो पेयर वाइज डॉट प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं वो सब 0 हैं। ओके, सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। सो मोटिवेशन फॉर द अपकमिंग डेफिनेशन, जैसे कि 2 डायमेंशनल क्रॉस प्रोडक्ट को हमने टॉर्क के माध्यम से मोटिवेट किया था, वैसे ही 3 डायमेंशन में भी करेंगे। 2 डायमेंशंस में हमने देखा था कि मान लें कोई फ्लैट मेटल की प्लेट है, रिजिड बॉडी है, एक पॉइंट के अबाउट हिंज्ड है, और उस पर अगर किसी पॉइंट पर एक फोर्स लग रहा है तो जो डायनेमिक्स है इस रिजिड बॉडी की वो निर्भर करती है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पर टाइम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द हिंज एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, इस क्वांटिटी पर। और क्लियरली अगर फोर्स की दिशा बदल देंगे, विपरीत दिशा में फोर्स लगा देंगे, तो जो एक्सेलरेशन है इसका वो उल्टा हो जाएगा। तो देर इज़ ऑल्सो अ नोशन ऑफ सेंस, यानी एक साइन की भी आवश्यकता है। हम प्लस साइन बोल देंगे अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, और माइनस साइन बोल देंगे अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से लगभग कुछ कुछ इशारा मिल रहा था क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन के लिए। वैसे ही रफली हम कुछ कुछ बताना चाहते हैं कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट तक पहुँच सकते हैं बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस फिजिक्स। तो हमारे पास एक रिजिड बॉडी है स्पेस में, सो दिस इज़ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, और एक पॉइंट के अबाउट फिक्स्ड है। ये पॉइंट जो इस बॉडी का है ये मूव नहीं करेगा, बाकी ये पूरी तरीके से फ्री है मूव करने के लिए। तो जैसे हमारे कंधे का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो कुछ कुछ ऐसा होता है। घुटने का जॉइंट ऐसा नहीं होता, हिप जॉइंट ऐसा होता है, शोल्डर जॉइंट ऐसा होता है, पर नी जॉइंट ऐसा नहीं होता। एनीवे, सो अब मान लें कोई फोर्स लगाया गया इस बॉडी पर, इस पॉइंट पर ये फोर्स लगाया गया, तो क्या एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, दूसरी बात, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है बॉडी, तो किस एक्सिस के अबाउट एक्सेलरेशन होगा। इंट्यूटिवली तो कम से कम हमें समझ में आ रहा है एक एक्सिस होगी रोटेशन की, और वो एक्सिस क्या होनी चाहिए। वेल, इफ़ वी जॉइन द पिवट विद द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, और ये लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कंसिडर करें, तो एक प्लेन डिफाइन हो रहा है, एक प्लेन जो कि इस पिवट से पास होगा, दिस प्लेन, ये प्लेन डिफाइन हो रहा है। इंट्यूटिवली समझ में आना चाहिए कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा बॉडी का वो सॉर्ट ऑफ इस प्लेन के अबाउट होगा। कहने का मतलब ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू द पिवट एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन दैट वी जस्ट डिस्कस्ड, ये लाइन पर कोई भी पॉइंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंस्टेंटेनियसली। कम से कम जिस मोमेंट पर ये फोर्स लगाया गया, जिस इंस्टेंट पर ये फोर्स लगाया गया, उस इंस्टेंट पर इन सारे पॉइंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एकदम रेस्ट पर रहेंगे, उनका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। और अगेन ये सारे पॉइंट्स हैं कौन से, वो पॉइंट्स जो निर्धारित हो रहे हैं, या वो पॉइंट्स जो उस लाइन पर हैं जो परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, किस प्लेन के, वो प्लेन जो बन रहा है बाय दिस पॉइंट एंड दिस लाइन। देयर इज अ यूनिक प्लेन दैट पासेस थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस लाइन, अनलेस ऑफ कोर्स दिस लाइन इटसेल्फ पासेस थ्रू दिस पॉइंट, वो केस एक बार भूल जाएं। ठीक है, सो देयर इज दिस लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इस लाइन पर कोई भी पॉइंट अनडिस्टर्ब्ड रहेगा एटलीस्ट एट द इंस्टेंट। सो दिस इज योर प्लेन एंड सो बेसिकली जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इमीडिएटली वो डिपेंड इसी पर ही करेगा, इसी क्वांटिटी पर। ये लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हिंज की फ्रॉम द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, पर जो उसका सेंस होगा वो इस एक्सिस से कैप्चर हो रहा है। राइट, सो देर इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी से बात नहीं बनेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रोडक्ट टाइम, आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लेंथ टाइम्स दिस लेंथ,
दिस इज कैप्चरिंग समथिंग अबाउट द डायनेमिक्स, पर ये जो एक्सिस वाली इंफॉर्मेशन है वो तो इसमें कहीं है ही नहीं। सो दिस इज वाई जो भी हम क्रॉस प्रोडक्ट हम डिफाइन करेंगे उसमें होगा क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी अगेन अ वेक्टर। जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट इन 2D की बात करी थी तो हमने डिफाइन किया था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एज अ स्केलर, एज अ नंबर। पर आज हम क्योंकि 3 डायमेंशनल सेटिंग में है एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस रफ डिस्कशन आई थिंक थोड़ा डाइजेस्टेबल होगा कि क्यों क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू 3 डायमेंशनल वेक्टर्स इज अगेन अ वेक्टर एंड नॉट अ स्केलर। ठीक है, सो आई होप कुछ आइडिया मिला। दिस वॉज नॉट सपोज टू बी अ रिगरस और प्रॉपर डिस्कशन एनीवे। ऑलराइट, सो जैसे हमने ओरिएंटेशन की बात करी थी 2 डायमेंशन में, वैसे ही हमें ओरिएंटेशन की बात करनी पड़ेगी 3 डायमेंशन में। और 2 डायमेंशन में भी जो हमने ओरिएंटेशन की चर्चा करी थी वो रिगरस नहीं थी, 3 डायमेंशन में भी रिगरस नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं रिगरस डेफिनेशन यहाँ पे देने लगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट ज़्यादा होगा, सॉल्व कम होगा। ऑलराइट, सो हाउ डू वी डिफाइन? So suppose V is the set of all the 3 dimensional vectors, E is the Euclidean space, और एक basis हमने fix कर ली of V, which is just the same as saying we have an ordered triple of linearly independent vectors. So A, B and C is a linearly independent list of vectors. Okay. When do we say this is positively oriented and when do we say this is negatively oriented? हम यही बताने वाले हैं। So as usual, we fix a dictionary. So fix a point O in the Euclidean space and fix this bijection as usual. ठीक है, this is our bijection. अब क्योंकि f एक bijection है, we know that there exist points capital A, capital B, capital C such that this is little a and so on. Okay, let's draw a picture. तो point O कहीं पर है, ये point O है। अब जो point A है कैपिटल A, वो O से अलग ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो O के बराबर होता तो क्योंकि f of a is this vector, the position vector of a with respect to O, अगर a और O सेम हो जाते तो ये जीरो वेक्टर बन जाएगा। इसका मतलब ये जीरो वेक्टर बन जाएगा, पर ये जीरो वेक्टर है नहीं क्योंकि वी हैड अ बेसिस टू स्टार्ट विद। किसी भी बेसिस में कोई भी वेक्टर जीरो नहीं हो सकता। ओके, सो पॉइंट ए इज समवेयर डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ओ। हमने वो लाइन भी ड्रॉ कर ली जो ओ और ए को ज्वाइन करती है। ठीक है, अब पॉइंट बी भी कहीं पर है, पर पॉइंट बी इस लाइन पर कहीं नहीं हो सकता। अगर पॉइंट बी इस लाइन पर कहीं पर होता तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, यानी कि द वेक्टर लिटिल ए एंड द वेक्टर लिटिल बी वुड बी लीनियरली डिपेंडेंट। पर क्योंकि ये एक बेसिस थी तो ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, और उस वजह से ये जो पहले दो हैं ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही हैं। सो पॉइंट बी इज नॉट ऑन दिस लाइन। पॉइंट बी इज समवेयर, let us draw it here. Okay, all right. और पॉइंट सी अब इस प्लेन में नहीं हो सकता। ओ, ए और बी क्योंकि नॉन कोलिनियर हैं वो एक प्लेन डिफाइन करते हैं। पॉइंट सी इस प्लेन में कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो इस प्लेन में होता तो ये तीनों वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते, पर वो हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो पॉइंट सी इज समवेयर अवे फ्रॉम दिस प्लेन, इट्स नॉट ऑन दिस प्लेन। ठीक है, और अब हम बताना चाह रहे हैं, मतलब इसकी मदद से हम डिफाइन करेंगे कि कब हम इसे पॉजिटिवली ओरिएंटेड बोलेंगे और कब नेगेटिवली ओरिएंटेड बोलेंगे। और जो पूरा डिस्कशन है हमें ध्यान में रखना होगा, अंत में ये आपका एक्सरसाइज होगा या ये सोचना होगा आपको कि ये चॉइस ऑफ पॉइंट ओ पर डिपेंड नहीं करेगा। जो भी हम हमने जो ये जो 3 पॉइंट्स पैदा किए विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट ओ, एक बार पॉइंट ओ चूज कर लिया तो इस डेटा से पॉइंट्स ए, बी एंड सी वर ऑलरेडी डिसाइडेड। तो हमने जो अपनी तरफ से चॉइस रखी है वो इस पॉइंट ओ की रखी है, और इस चॉइस के रिस्पेक्ट में अब हम, मतलब इस चॉइस की मदद से हम इसको घोषित करेंगे या तो पॉजिटिवली या नेगेटिवली ओरिएंटेड। पर ये आपका एक्सरसाइज है ये समझना कि क्यों वो इस चॉइस पर निर्भर नहीं करेगा। कोई दूसरा पॉइंट भी लेंगे तो जो यहाँ से अभी हम जिस प्रोसीजर के तहत बताने वाले हैं कि ये
पॉजिटिवली ओरिएंटेड है या नेगेटिवली ओरिएंटेड, वही प्रोसीजर अगर इस दूसरे पॉइंट को यूज़ करके हम अप्लाई करेंगे तो सेम ही हम आंसर देंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। ऑल राइट, सो अब क्या होता है कि आमतौर पर इसको राइट हैंड रूल के माध्यम से समझाया जाता है कि व्हेन दिस सेटिस्फाइज द राइट हैंड रूल देन इट्स पॉजिटिवली ओरिएंटेड, व्हेन इट डजंट देन इट्स नेगेटिवली ओरिएंटेड। पर वो राइट हैंड रूल वीडियो के माध्यम से समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं अगर आपके सामने बैठा होता तो बड़ा आसान होता, इसलिए मैं एक दूसरा रास्ता लूँगा इसे समझाने का। सो इमेजिन कि देयर इज़ अ पर्सन, कोई ह्यूमन है जो यहाँ खड़ा है, जिसके पैर ऊपर हैं मान लेते हैं, और वो एक ही दिशा में देख रहा है, मतलब ऊपर खड़ा है और जो उसकी दृष्टि है वो एक ही तरफ है, समथिंग लाइक दिस। मुश्किल हो रहा है बनाना बट ठीक है। तो वो सीधा एक ही तरफ देख रहा है। अब दो केसेस हैं। केस 1 कि B इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द मैन। तो जैसे प्लेन में हमने लेफ्ट राइट की बात करी थी, ये एक प्लेन ही है, राइट। अब ये आदमी जो है, अगर इस पिक्चर में सोचें तो कम से कम इस पिक्चर में तो लग रहा है कि आदमी बोलेगा बी लेफ्ट पर है। अगर हमने आदमी ऐसे रखा होता, उल्टा रख दिया होता, तो वो बोलता कि बी मेरे राइट में है, राइट। तो सॉरी, आदमी कुछ ऐसा हम बनाते, वो एक ही दिशा में देख रहा है, पर इस आदमी से पूछा जाता बी लेफ्ट में है कि राइट में, तो वो बोलता राइट में है। पर जो आदमी हमने बनाया है वो तो कम से कम ये बोलेगा कि बी लेफ्ट में है, एटलीस्ट फिगर में ऐसा दिख रहा है। ठीक है, नाउ इन दिस केस if the man says or sees C as above the plane, then we will declare this basis to be positively oriented. तो थोड़ा समझते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। तो वो आदमी इस तरफ देख रहा है और उसने ऑब्जर्व किया कि B इज एक्चुअली लेफ्ट साइड ऑफ हिज व्यू, और वो आदमी फिर ये मान ले देखता है कि जिस तरफ उसकी खोपड़ी है विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन, उसी तरफ पॉइंट C भी है। तो वो बोलेगा कि ये जो बेसिस थी ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड थी। ठीक है, अदरवाइज अगर C एक्चुअली नीचे है, प्लेन की दूसरी तरफ है, जिस तरफ खोपड़ी है उसकी दूसरी तरफ पॉइंट C है, तो वो बोलेगा कि नेगेटिवली ओरिएंटेड है। सो आई विल हैव टू highlight this, positively oriented. Otherwise this will be declared as negatively oriented. ठीक है, सो दिस इज केस 1 जब आदमी ने देखा कि B इज ऑन द लेफ्ट। केस 2 कि जब आदमी देखेगा B इज ऑन द राइट। तो यहाँ मैं कुछ लिखूंगा नहीं, बस बता देता हूँ बोल करके। अगर B राइट साइड है और आदमी ऑब्जर्व करता है कि C एक्चुअली नीचे है, यानी कि जिस तरफ उसकी खोपड़ी है उसकी ऑपोजिट साइड पर C है, तो वो बोलेगा पॉजिटिवली ओरिएंटेड। इस वाले केस में जब B लेफ्ट पर था तो हेड एंड C अगर सेम साइड पर हैं तो पॉजिटिवली ओरिएंटेड बोला जाएगा, पर अगर B राइट साइड पर होता तो हेड और C अगर ऑपोजिट साइड पे हैं तब पॉजिटिवली ओरिएंटेड बोला जाएगा। ओके, सो दीज आर दी ह्यूरिस्टिक और इंट्यूटिव डेफिनेशंस। ये दीज आर नॉट प्रिसाइज डेफिनेशंस, क्योंकि लेफ्ट का क्या मतलब है, मैन का क्या मतलब है, ये सब तो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हुए नहीं, बट वी विल वर्क विद दिस। नोट, ये आपका एक्सरसाइज है, दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन अ लिटिल बेटर, कि अगर ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड बेसिस है तो ये भी पॉजिटिवली ओरिएंटेड बेसिस है और ये भी पॉजिटिवली ओरिएंटेड बेसिस है, और ये सब इक्विवेलेंसेस हैं, ऐसा नहीं है कि इट्स दिस वन वे इम्प्लीकेशन, राइट। सो दिस इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड इफ एंड ओनली इफ दिस इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड, इफ एंड ओनली इफ दिस इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड। और बाय द सेम टोकन अगर ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड है तो अगर स्विच मार देंगे, जस्ट अ सिंगल स्विच,
यहाँ पे साइक्लिकली परम्यूट किया था, नोट यहाँ पे जो परम्यूटेशन हुआ था, बी इधर सरक गया, ये इधर सरक गया, और फिर ये सॉर्ट ऑफ लेफ्ट साइड सरकना चाहता है पर लेफ्ट साइड कुछ है नहीं, तो वो हम राइट साइड रख देंगे। तो ये साइक्लिक शिफ्ट्स में ओरिएंटेशन नहीं बदलता है पर फ्लिप्स में ओरिएंटेशन बदल जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो, आई शुड हैव रिटन दिस हियर, पर अभी बस मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर ए बी सी पॉजिटिवली ओरिएंटेड है तो ए सी भी नेगेटिवली ओरिएंटेड होगा। यू जस्ट work through this definition, you will understand. It's important that you thoroughly do this exercise and this other one. Okay, so I hope orientation at least समझ में तो आया क्या है। अब एक important definition, V is all three dimensional vectors। हम एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं फ्रॉम V क्रॉस V टू V। तो मैं एक बार डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ क्या डेफिनेशन होगी। मान लें हमारे पास दो वेक्टर्स हैं A और B, और हम डिफाइन करना चाहते हैं इसका मतलब। ये क्या है? ये एक वेक्टर है, पर कौन सा वेक्टर है? एक बार के लिए मान लें समझने के लिए कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है। तो नोट दैट या कन्विंस योरसेल्फ कि देयर इज अ यूनिक, देयर आर एग्जैक्टली टू यूनिट वेक्टर्स which are orthogonal to both A and B. There are exactly two unit vectors. Unit vectors यानी unit magnitude वाला vectors. Unit magnitude वाला vector, as कोई भी vector जिसका magnitude 1 है उसे unit vector बोलते हैं। ठीक है, तो there are exactly two unit vectors which are orthogonal to both A and B. Reason is very simple. What are all the vectors which are orthogonal to both A and B? वो जो सारे vectors होंगे वो अगर हम इस पिक्चर में बनाने की कोशिश करें तो वो बेसिकली, अगर इसको हम ओरिजिन मान लें या ओ बोल दें, तो दे आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। दोज आर एग्जैक्टली द वेक्टर्स विच आर ऑर्थोगोनल टू बोथ ए एंड बी। उनमें से एक जो प्लेन के ऊपर सो टू से ऊपर, मतलब प्लेन की एक साइड एक यूनिट वेक्टर होगा, प्लेन की दूसरी साइड दूसरा यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, सो रफली मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत प्रिसाइसली बोल नहीं रहा हूँ। सो द स्टेटमेंट इज देयर आर एग्जैक्टली टू यूनिट वेक्टर्स विच आर ऑर्थोगोनल टू बोथ ए एंड बी। ये उनमें से कौन सा है? ये उनमें से वो वाला है सच दैट A, B and this n hat is a positively oriented basis। ठीक है, so let me now write it down। समझा तो मैंने दिया visually। So if A and B are linearly dependent, तब तो ये ज़ीरो हम कर देंगे। ये जो सारा डिस्कशन हुआ उसमें A और B को linearly independent माना था, तो अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो ज़ीरो, और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जो अभी हमने बोला बस मैं उसे लिखने जा रहा हूँ। If A and B are linearly independent, then n hat of A comma B is the unique unit vector V such that, सबसे पहली बात कि V is orthogonal to both A and B। फिर ऐसे तो दो यूनिट वेक्टर्स हैं, सो उसको फिक्स करने के लिए एंड दिस इज अ पॉजिटिवली ओरिएंटेड बेसिस। ये बेसिस तो अपने आप ही बन जाएगी अगर A और B लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं एंड वी पिक समथिंग, सम यूनिट वेक्टर, बेसिकली सम नॉन जीरो वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ A एंड B, तो ये अपने आप ही एक बेसिस बन जाएगी। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा ये ट्रिपल, but this is positively oriented is what we want to claim, what we want to say। so ऐसा एक अकेला यूनिट वेक्टर है जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। n hat of A comma B is that unit vector in case A and B are linearly independent obviously। ठीक है, so this is just a definition, और to understand this definition even better do this simple exercise कि n hat of A comma B is minus n hat of B comma A। अगर इनपुट्स की जगह फ्लिप हो जाएगी तो साइन भी फ्लिप हो जाएगा। एंड दिस इज क्लियर अगर A और B लीनियरली डिपेंडेंट हैं। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो अगेन आई मीन उनको फ्लिप करने के बाद ये लीनियरली डिपेंडेंट ही रहेंगे, सो ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो इस केस में तो कुछ नहीं है। पर अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन विजुअलाइज, जैसे इस फिगर में दिस इज A दिस इज B, तो कौन सा वेक्टर है जो पॉजिटिवली ओरिएंटेड बनाएगा, ऑर्थोगोनल होगा एटसेट्रा, वो इस फिगर के हिसाब से ये है, दिखना चाहिए। पर अगर हम जगह फ्लिप कर देंगे B पहले A बाद में,
तो ये वाला वो होगा वेक्टर सच दैट बी ए एंड दिस वेक्टर इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड. सो दिस यू हैव टू विजुअलाइज. मैं उसका कुछ कर नहीं सकता क्योंकि हमारी डेफिनेशंस ही नॉन रिगरस थी, विजुअल थी. तो समझेंगे भी हम सारी चीज़ें विजुअल टर्म्स में. सो मेक श्योर यू गेट दिस. और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी ये नोटेशन कहीं दिखेगी आई कैप, जे कैप, के कैप, तो उसका मतलब होगा कि दिस इज सम फिक्स्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस विच इज पॉजिटिवली ओरिएंटेड. ठीक है, हमेशा दिस विल जस्ट, इट्स जस्ट सम फिक्स्ड पॉजिटिवली ओरिएंटेड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. आमतौर पे जो टेक्स्ट बुक्स की डेफिनेशंस होती हैं वो क्या होता है, वो कार्टेशियन प्लेन के कॉन्टेक्स्ट में इन नोटेशंस को यूज़ करते हैं. वो कहते हैं कि 1,0,0 का जो पोजिशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन, उसको आई कैप बोल दिया, सिमिलरली जे कैप एंड के कैप. बट हमारा जो डेवलपमेंट है वो यूक्लिडियन प्लेन में है, कार्टेशियन प्लेन में नहीं है. कार्टेशियन प्लेन होता है, यूक्लिडियन प्लेन में 3 परपेंडिकुलर लाइंस ले लेना और उनको पॉजिटिवली ओरिएंट करना, एटसेट्रा एटसेट्रा. हमने सारी चीज़ें उल्टी तरह से करी हैं. हम यूक्लिडियन प्लेन से स्टार्ट करी, यूक्लिडियन स्पेस या प्लेन से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचे हैं. तो हमारे लिए कार्टेशियन स्पेस है ही नहीं एक तरीके से. हम, आई होप यू अंडरस्टैंड. एनीवे, सो this will just mean a fixed positively oriented orthonormal basis for us. Now we can talk about cross product. तो v is all 3-dimensional vectors और a और b 2 vectors दिए हुए हैं. हमें define करना है इनका cross product. So the cross product, जिसका notation होगा a cross b of a and b is defined as follows. बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 dimension में किया था, बस क्योंकि अब ये वेक्टर बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट विल बी अ वेक्टर, तो थोड़ा सा डिस्कशन विल बी अ लिटिल डिफरेंट लुकिंग. सो एज इन द 2 dimensional केस, अगर a 0 है देन द क्रॉस प्रोडक्ट इज 0. पर हम ये नहीं लिख सकते क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 वेक्टर. जब 3 dimensional वेक्टर्स की बात हो रही है तो क्रॉस प्रोडक्ट विल अगेन बी अ वेक्टर, नॉट अ स्केलर. ठीक है, सो अगर a 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है. अगर a 0 नहीं है तो हम ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन यूज़ करेंगे. तो हम जानते हैं कि b को यूनिकली ऐसे लिखा जा सकता है लैम्डा a प्लस a प्राइम, where lambda is just some scalar for some lambda in R, and a prime orthogonal to a. ठीक है, यूनिकली ऐसा किया जा सकता है. दिस इज द ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन. एंड देन वी डिफाइन a क्रॉस b एज सो जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, मैग्नीट्यूड इज जस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ a टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a प्राइम, जैसे कि 2 dimension में भी हुआ था. पर जो साइन वाला पार्ट है वहाँ पे एक ओरी हमने यहाँ लिखा था पिछले डिस्कशन में, देयर वाज दिस ओरी थिंग. इंस्टेड ऑफ दैट ओरी थिंग वी विल राइट n hat a comma b. ओके, नाउ द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ दिस मे नॉट बी इमीडिएटली क्लियर, ऑल्दो थोड़ा सा सोचेंगे तो दिख जाएगा. बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले देखें इसका मैग्नीट्यूड है क्या. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस गाय. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस गाय इज जस्ट दिस मच, क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है. तो मैग्नीट्यूड यही है, पर ये मैग्नीट्यूड है क्या, दैट इज जस्ट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम स्पैन्ड बाय a and b. So let's maybe understand it in this figure. This is a, this is b, and this pink thing is n hat a comma b. और जो b है हम उसे 2 पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, समथिंग अलोंग ए एंड समथिंग परपेंडिकुलर टू a. तो हम कह रहे हैं कि दिस टाइम्स दिस लेंथ, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, पर दिस टाइम्स दिस लेंथ है क्या, वो इस पैरेललोग्राम का ही एरिया है, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया इज बेस टाइम्स हाइट, राइट. सो दिस इज जस्ट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, सो टू से. सो दिस इज जस्ट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, पर एक उसके साथ, बट दिस थिंग इज अ वेक्टर, इट्स नॉट अ स्केलर, तो एक डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है. एंड वो टॉर्क वाली बात जो हमने देखी थी, ये बिल्कुल वैसी बात है. यू कैन थिंक ऑफ दिस एज द फोर्स वेक्टर, दिस इज द सॉर्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट जहाँ पे फोर्स लग रहा है. इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एक्सिस की डायरेक्शन है, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी इंस्टेंटेनियसली एंगुलर एक्सेलरेशन प्राप्त करेगी. ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट.
Okay, let that sink in. And now we will make a few observations. A cross A 0 है. A cross A 0 है simply because n hat A comma A 0 है. A और A लीनियरली डिपेंडेंट है तो A क्रॉस A 0 हो गया क्योंकि ये वाली जो चीज़ है वही 0 है. सो दैट इज देयर. इन फैक्ट मोर जनरली अगर A और B लीनियरली डिपेंडेंट है, if A and B are linearly dependent then A cross B is 0 simply because this guy will be 0. पर उल्टा भी ट्रू है. अगर ये 0 आ गया तो हम कह रहे हैं A और B लीनियरली डिपेंडेंट होंगे. क्यों? अगर ये 0 है इसका मतलब ये 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है. अगर ये 0 वेक्टर है तब तो A और B लीनियरली डिपेंडेंट हैं बिकॉज दिस इज 0 ओनली व्हेन A एंड B आर लीनियरली डिपेंडेंट. ठीक है, ऑल राइट. पर अगर ये 0 नहीं है, या एक बार मतलब हमने क्या बोला, या तो ये 0 है या ये 0 है. ये 0 है देन वी आर डन. सो सपोज दिस इज 0. इफ दिस इज 0 देन या तो ये 0 है. अगर ये 0 है तो A 0 है, और A 0 है तो A और B लीनियरली डिपेंडेंट है ही सही. ठीक है, या फिर ये 0 है. पर अगर ये 0 है तो जस्ट लुक एट दिस इक्वेशन. दिस वुड जस्ट मीन B इज अ स्केल ऑफ A एंड हेंस A and B are linearly dependent. So do this yourself. All these things should be done by yourself anyway. और एक important reduction. इस notation के context में मैं वापस पूरी चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, but इस notation के context में A cross B is just the same as A cross A prime, where we are borrowing the notation from here. Just make sure you get this. So n hat of A comma B, सबसे पहले observe that n hat of A comma B is same as n hat of A comma A prime. So ये आप notice करें कि ये बराबर है, right? Point is कि जो component B का A के along है उसका कोई contribution है नहीं n hat में. n hat में उसका कोई contribution है नहीं, और बाकी का हिस्सा तो मैच कर ही जाएगा. So again, wait and मतलब pause the video, think about it. It's very important. So this is a reduction. Basically इस reduction से क्या हो रहा है कि you can throw away the component of B along A. So जब cross product हम निकाल रहे हैं, so we can only concern ourselves with cross product of two things which are orthogonal. This is sort of a reduction. So maybe I'll make that remark. So we can reduce, the point is that we can reduce to the case where we are dealing with orthogonal vectors. Geometrically this should be quite obvious. At least magnitude same है, ये तो एकदम ही दिख रहा है. This is the magnitude of this is the area of the parallelogram, and magnitude of this is also area of the parallelogram. The same parallelogram, sorry not the same parallelogram. यहाँ पे ये parallelogram बना था, और जब A और A prime लेंगे तो sort of ये वाला parallelogram बनेगा. It will be a rectangle, पर दोनों का area same ही है. Anyway, just think about this. मैं ज़्यादा बोलूँगा तो confusion ही create होगा. और उसी वाले point को extend करते हुए, if theta is the angle between A and B, जैसे अगर इस फिगर में मैं इसको थीटा बोल दूं, तो the magnitude of A cross B is just mod A mod B sin theta. Mod A mod B mod sin theta, because sin theta can be negative, क्योंकि when I say angle between A and B, कोई ये वाला angle भी ले सकता है, इसलिए mod sin theta लिखना ज़रूरी है. So why is this? Well, basically this thing is exactly mod of A prime. This is the component which is, I mean in this diagram it is the perpendicular sort of. So यही discussion हमने 2D में भी किया था, तो let's not repeat that. Just make sure you get everything. और एक common confusion ये होता है कि ये question पूछा जाता है, is area a vector? यहाँ पे पूरी बात क्या हुई, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है A क्रॉस B, वो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड इस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर है, और उसका एक सेंस भी है, मतलब अप या डाउन वटेवर, वो जो सेंस है वो यहाँ पे कैप्चर हो रहा है.
तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, क्या एरिया एक वेक्टर होता है, क्या एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जवाब है कि क्वेश्चन ठीक से पूछो, कैनॉट बी आंसर्ड, कैनॉट बी आंसर्ड बिकॉज क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है, राइट। पता नहीं, शायद ऐसा भी लोग सोच रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, कई बार लोगों से बात करके लगता है कि वो शायद ये जो बर्फी शेप का ऑब्जेक्ट है, इसको पता नहीं कुछ एक, इसमें भी कुछ पॉइंटी पॉइंटी चीज़ें दिख रही हैं, तो शायद इसको वो कुछ वेक्टर की तरह सोचना चाहते हैं कि एक्चुअली दिस डायरेक्शन इज अ वेक्टर और सम सच थिंग। नहीं, दिस इज ऑल ऑफ दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन। मैग्नीट्यूड इस चीज़ का एरिया के बराबर है, डायरेक्शन इसकी हमने बता दी कैसे निकाली जाती है। दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी, राइट। So I don't know what to say about this. This is not a well-formed question. The question is not clear, and there is just no point being confused about it. You can be confused about something that is well-formed. Question ठीक से पूछा गया हो तो confuse हो जाए, question ही नहीं ठीक से पूछा गया तो confusion क्या है? Anyway, so we have defined cross product. And finally, not finally, but one of the most important things about cross product, जो कि 2D में भी थी, हमने देखी थी कि we have this bilinearity property. So अगर a, b and x are now three-dimensional vectors, तो पहले हम कह रहे हैं कि there is this splitting that can happen, sort of distributivity हो रही है in the first slot, so to say, distributivity in the second slot, and then there are these statements about scaling. Okay, so together these four statements, let me maybe number them, 3 and 4. So these four statements together will be called bilinearity of the cross product. These are four properties. Together they will be referred to as bilinearity property. ठीक है, और मैं इसको एकदम properly prove नहीं करूँगा, but I hope I will be able to explain. So I will explain the second one. This is what I will explain. Everything else you can figure out on your own. So explanation या proof जो भी बोलना चाहें. It's not a proper proof. So say A is lambda x plus x prime and B is this, where, of course, where lambda and mu are some scalars and these are both orthogonal to x. Then by the important reduction on the previous page, note कि x cross A is just x cross x prime and x cross B is x cross x double prime and x cross A plus B is x cross x prime plus x double prime. दिखने में थोड़ा ज़्यादा सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट डॉट बहुत कुछ है, पर इफ़ यू फॉलोड द इम्पॉर्टेंट रिडक्शन ऑन द प्रीवियस पेज, ये कुछ नहीं है. सो द पॉइंट ऑफ दिस इज कि वी मे अस्यूम, एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, वी मे अस्यूम in order to prove this, we may assume that A and B are both orthogonal to x. राइट, एक बार हमने ऑर्थोगोनल वालों के लिए कर दिया तो किसी भी के लिए हो जाएगा बाय दिस थिंग, क्योंकि इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे, इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, और इसको रिप्लेस कर देंगे इससे. ऑर्थोगोनल वालों के लिए कर दिया तो उससे प्रूव हो जाएगा कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दैट. राइट, ऑर्थोगोनल वालों के लिए एक बार हो गया तो दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दैट एंड देयरफॉर दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दैट. सो बेसिकली ये जो पूरी चर्चा हुई उसका निष्कर्ष ये है कि वी मे अस्यूम ए इज ऑर्थोगोनल टू एक्स एंड बी इज ऑर्थोगोनल टू एक्स. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, और इसके बाद हम फिगर बना के चीज़ें समझाएंगे. क्या हो रहा है? तो ये हमारा एक्स वेक्टर है और ए और बी उसके ऑर्थोगोनल हैं.
ठीक है, हमें शो करना है x क्रॉस a प्लस x क्रॉस b इज x क्रॉस a प्लस b, ये चीज़ शो करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू में चले जाएंगे। कहने का मतलब लेट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ लुक एट दिस प्लेन बाय स्टैंडिंग हियर, राइट। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का चित्र मिलेगा। ये जो वाइट वाली चीज़ है, दिस इज़ योर एक्स वेक्टर कमिंग आउट ऑफ दिस प्लेन, सो टू से। ओके, यहाँ पे खड़े होके अगर देखें, मे बी आई ड्रॉ दैट मैन, यहाँ पे ऐसे देखें तो ये चीज़ दिखाई पड़ेगी सॉर्ट ऑफ। ओके, नाउ व्हाट इज एक्स क्रॉस ए? एक्स क्रॉस ए मैग्नीट्यूड तो उसका ठीक है, द मैग्नीट्यूड इज द एरिया ऑफ दिस थिंग, दिस रेक्टेंगल। पर डायरेक्शन क्या होगी, एक्स के भी परपेंडिकुलर और ए के भी परपेंडिकुलर, यानी इसी प्लेन में बनेगा वो एरो, समथिंग लाइक दिस, राइट, समथिंग लाइक दिस। ऐसा बनेगा, मतलब मैं बना नहीं पा रहा हूँ पर ठीक है, मैं यहाँ पे बनाऊंगा। सो बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि दिस इज एक्स क्रॉस ए, राइट, इसके भी परपेंडिकुलर और एक्स के भी परपेंडिकुलर, और similarly x cross b is this vector. So just kind of rotate this by 90 degree and rotate this by 90 degree. That's what it is. That's exactly what it is, at least in this figure. अगर x ऐसे बाहर आ रहा है तो you just rotate this by 90 degree. अगर x पीछे की दिशा में जा रहा होता तो clockwise rotate करना पड़ता. Again, all of this you have to visualize. Okay, so this is A, this is B. This dotted thing is x cross A, this dotted thing is x cross B. और magnitudes मैंने मतलब ठीक से नहीं बनाए हैं। The magnitude of x cross A is the area of this rectangle, etc. Basically जो भी A का magnitude है उसमें x का magnitude मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका magnitude मिल जाएगा, और जो भी B का magnitude है उसमें x का magnitude मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका magnitude मिल जाएगा। तो जो ओरिजिनल magnitudes थे बस वो magnitude of x से स्केल हो गए हैं। ओके, हमें करना क्या था, हमें करना था कि x क्रॉस ए प्लस एक्स क्रॉस बी इज एक्स क्रॉस ए प्लस बी, यानी कि दिस प्लस दिस को हमें शो करना है सेम एज इससे जब x को क्रॉस करने पर जो मिलेगा। पर ये हुआ क्या, दिस इज जस्ट what are these two vectors? These are obtained by rotating this configuration by 90 degrees. इस कॉन्फ़िगरेशन को 90 डिग्री से रोटेट कर देंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा अप टू स्केलिंग बाय मॉड एक्स। एक बार मॉड एक्स को 1 मान लीजिए जस्ट टू अंडरस्टैंड, राइट। बट ऐड करके रोटेट करें या रोटेट करके ऐड करें, एक ही बात है। ए और बी को ऐड करके 90 डिग्री से रोटेट करें या फिर इंडिविजुअली ए और बी को रोटेट कर लें और फिर उन्हें ऐड करें, एक ही बात है। दिस वी डिस्कस्ड लॉन्ग टाइम अगो, सो दैट्स इट, राइट। आई मीन ए और बी को ऐड करेंगे ये वाइट वाली चीज़ मिलेगी, उसको रोटेट करेंगे ये चीज़ मिल जाएगी, या फिर ए और बी को रोटेट कर ले इंडिविजुअली और फिर ऐड करें, सेम चीज़ मिलेगी। एंड देयरफॉर वी हैव प्रूवन दिस गाय। ओके, so this is the proof of bilinearity. I hope this made sense. Right, so let's summarize all the properties, and these properties are all actually what matters, मतलब in some sense understanding matters, पर जब हम work कर रहे होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के साथ तो these properties are actually everything in some sense. तो V is all the 3-dimensional vectors, not 2-dimensional vectors. ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी इज बाइलिनियरिटी, जो 4 लाइन में लिखा था उसे मैंने 2 लाइन में लिख दिया, जैसे कि 2D में भी लिखा था। So A, B, C can be any vectors, then this happens. A, B, C can be any vectors, then this happens. Okay. Alternating property, x cross x is 0. Well, we know more. अगर x और y linearly dependent हैं, then x cross y is 0, and conversely. But in particular, we have this property, और this leads to skew symmetry, कि A cross B is minus B cross A. जैसे कि पिछली बार देखा था, बाइलिनियरिटी और ऑल्टरनेटिंग प्रॉपर्टी को अगर मिला देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। सो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ स्क्यू सिमेट्री। देन वी हैव द नॉर्मेलिटी प्रॉपर्टी, कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिवली ओरिएंटेड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है देन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू इज द थर्ड वन, ऑलमोस्ट बाय डेफिनेशन। दिस इज अनदर नाइस थिंग, मतलब अगेन ऑल ऑफ दिस इज
pretty much baked into the definition, पर हम कह रहे हैं कि A को अगर A क्रॉस B से डॉट करेंगे, A एंड B आर एनी वेक्टर्स, A को अगर A क्रॉस B से डॉट करेंगे तो भी 0 मिलेगा, और B को अगर A क्रॉस B से डॉट करेंगे तो भी 0 मिलेगा. पॉइंट इज, एक बार के लिए मान लें कि A and B are linearly independent. Then what is this? This is a vector which is orthogonal to both A and B. ये definition में ही था. अगर A and B are linearly independent, then this is orthogonal to both A and B. तो वही चीज़ तो यहाँ लिखी हुई है. और अगर ये linearly dependent हैं A और B, तब तो यही 0 हो जाएगा. So nothing to do. Okay, but still good observation, useful observation. और लास्ट में आई कैप जे कैप के कैप के बेसिक सी चीज़ वो यही बात है, इसी बात को बस अलग ढंग से लिख दिया गया है. सो आई कैप क्रॉस के कैप जे कैप इज के कैप, ब्ला ब्ला ब्ला. दिस इज सिंपली बिकॉज दिस इज़ अ पॉजिटिवली ओरिएंटेड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, और क्योंकि ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड है तो ये भी पॉजिटिवली ओरिएंटेड है. ये हमने बात करी थी, साइक्लिक शिफ्ट्स के अंडर ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता. तो क्योंकि ये तीनों पॉजिटिवली ओरिएंटेड हैं, तो this property is just giving us this. Okay, so these are your probably the most useful properties of cross product. अब हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, जैसे 2D में किया था. तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं A और B. As we said, I cap, J cap, K cap together in order form an orthonormal positively oriented basis. और दो वेक्टर्स हैं, अगर हमने उन्हें ऐसे लिख दिया तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है A और B का, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है. प्रूफ इज़ वेरी सिंपल. मे बी प्रूफ बताने से पहले इसको याद कैसे रखें, याद करने का तरीका ये है कि जस्ट मेक दिस थिंग आई कैप जे कैप के कैप एक रो में लिखें, फिर जो वेक्टर ए है उसके जो कंपोनेंट्स हैं अलोंग आई कैप जे कैप के कैप, और वही चीज़ बी के साथ ये बनाया, ये जो भी है, वॉट एवर दिस थिंग इज. इसमें क्या करें, पहले आई को हाइड करें. तो हमारे पास ये बॉक्स बन के आया. इस बॉक्स में A2 को B3 से भिड़ाया, वो यहाँ आ गया, और फिर माइनस साइन के साथ B2 को A3 से बढ़ाया, वो यहाँ आ गया, और फिर एक आई कैप चिपका दिया यहाँ पे. सो दिस विल बी द फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म में क्या है, ये वाला हाइड करेंगे हम, जे कैप के करस्पॉन्डिंग जो रो एंड कॉलम है वो हाइड करेंगे. तो हमारे पास हम क्या करेंगे, A1 और B3 को भिड़ाया, पर वो माइनस साइन के साथ लिखा है. तो ये जो पहला वाला था उसमें क्या हुआ, जब इसको हाइड किया था तो A2 और B3 को जब भिड़ाया तो वो प्लस साइन के साथ था, फिर A3 B2 को माइनस साइन के साथ किया था. अब क्या है, इसमें A1 B3 को माइनस साइन के साथ बढ़ाएंगे और A3 B1 को प्लस साइन के साथ, और फिर लास्ट में वापस से नॉर्मल A1 B2 को प्लस साइन के साथ और A2 B1 को माइनस साइन के साथ. तो किसी भी तरीके से आपको ये याद रखना होगा. पर अगर डिटर्मिनेंट्स के बारे में आपको पता है तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ हैपनिंग. ये बेसिकली इसका कोट एंड कोट डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं, नॉट फॉर्मली, मतलब नॉट रिगरसली और नॉट इन अ लॉजिकल वे, बस एक सिंबॉलिक वे में इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं. So if you know determinants, then you know what this is. But if you don't know determinants, then this is just a way to remember the formula, and maybe this is more confusing than the formula. So by hook or by crook, you have to remember the formula. Anyway, forget about this now. So how do we prove this? So nothing, just by linearity. So we have A cross B is this thing, and by linearity, ये जो पहली चीज़ है इसको हम एक वेक्टर की तरह सोचेंगे और वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. Maybe I'll skip a step. This is B1 I cap, sorry, B1 cross I cap. ओके, वेरी बोरिंग. फिर ये जो यहाँ पे फिर से बाइलिनियरिटी लगाएंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अंदर. सो वी गेट B1 और आई कैप. हाँ, सो ठीक है, आई कैप क्रॉस आई कैप विल बी 0, तो वो नहीं लिखेंगे. आई कैप क्रॉस आई कैप इज 0. जे कैप क्रॉस आई कैप इज माइनस के कैप.
Remember, I cap cross j cap is k cap. Therefore, j cap cross I cap is minus I cap cross j cap, which is minus k cap. So बस वही करते जाना है और कुछ नहीं. So this is minus a2 k cap. फिर k cap cross I cap is j cap. And so on. Minus I, yeah. Minus j. And that's it. Just compute now. I mean, anyway, this was a basic exercise. So this is a formula for cross product जो हमें याद रखना पड़ जाएगा. हर बार तो ये डेरिवेशन नहीं कर सकते, समय लगता है. ओके, सो पॉइंट इज कि 2D में हमने जब क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन किया था तो उसे एज ए स्केलर डिफाइन किया था, और 3D में एज अ वेक्टर. तो कैसे इन दोनों को रेकनसाइल करें, तो मैं आई कैप जे कैप के टर्म्स में रेकन्सिलिएशन बता देता हूँ. बहुत सरल बात है. मान लेते हैं हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. ठीक है, तो हम इसको 2 डिमेंशनल सेटिंग में सोच सकते हैं, राइट. सो उसमें हमारा आंसर आता, आई थिंक द आंसर वुड बी AD माइनस BC, राइट. पर हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं. द सेम थिंग कैन बी थॉट ऑफ एज दिस थिंग प्लस 0 k कैप. तो आर्टिफिशियली बस एक 0 लगा दिया, और इसको जब कंप्यूट करेंगे तो मिलेगा AD माइनस BC, और उसमें एक k कैप आ जाएगा, बस और कुछ नहीं. तो यहाँ पे स्केलर था और यहाँ पे बस एक डेकोरेशन के तौर पे k कैप आ जाएगा. जब अगर पूरी सेटिंग में केवल I कैप और j कैप ही हैं तो फर्क नहीं पड़ता. दिस k कैप इज जस्ट एन एक्स्ट्रा डेकोरेशन. द डिफरेंस इज जस्ट आर्टिफिशियल, राइट. सो दिस इज द रिकन्सिलिएशन. अगर कोई 2D सेटिंग में आप ज़बरदस्ती बस एक प्लस 0 k कैप सब जगह लिख दीजिए, it doesn't make any difference. This is just a decoration. So this is one reconciliation. There is a more abstract way to reconcile, पर उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ. I hope this works. मतलब this works for you. आगे बढ़ने से पहले एक बात थोड़ा एम्फसाइज करके मैं बोल देता हूँ कि अगर हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट 3 डिमेंशनल वेक्टर्स हैं तो जो उनके स्पैन का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है दैट इज सेम एज द स्पैन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट. सो लेट्स मे बी रिकॉल ये सब लिखा गया हुआ है स्पैन वगैरह. ये मैं एक बार थोड़ा सा अनपैक कर देता हूँ. इस बार में हम बहुत विस्तार में चर्चा कर चुके हैं. पर व्हाट इज दिस राइट हैंड साइड इज नथिंग बट ऑल दोज वेक्टर्स, ऑल दोज 3 डिमेंशनल वेक्टर्स which are orthogonal to both A and B. I mean कायदे से क्या लिखना चाहिए, इसका जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है वो है ऑल दोज 3 डिमेंशनल वेक्टर्स विच आर ऑर्थोगोनल टू एवरीथिंग इन द स्पैन ऑफ A and B. पर वो इक्विवेलेंट है ये लिखने के. ओके, एंड व्हाट इज दिस थिंग? दिस इज नथिंग बट ऑल दी स्केल्स ऑफ A क्रॉस B. ओके, राइट. सो वाई इज दिस ट्रू? ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं. इसको प्रॉपरली भी हम आर्ग्यू कर सकते हैं गिवन वॉट एवर वी हैव लर्नड, पर मैं ज्योमेट्रिकली इसको समझा देता हूँ. ए और बी लीनियरली इंडिपेंडेंट दिए हुए हैं तो कुछ ऐसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं ए और बी को, समथिंग लाइक दिस. और कौन से वो वेक्टर्स हैं जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होंगे, वो जो इस लाइन से निर्धारित हो रहे हैं, यानी पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट. तो जब मैंने ये वेक्टर बनाया था तो एक्चुअली मैंने क्या किया था, एक पॉइंट O चुना था और एक पॉइंट A और एक पॉइंट B चुना था सच दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ कैपिटल A विद रिस्पेक्ट टू O इज़ लिटिल a एट्सेट्रा. तो वो चीज़ें मैंने बोली नहीं. और अब हम कह रहे हैं कि सिंस A and B आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, O, A and B आर नॉन कोलिनियर एंड हेंस दे define a unique plane. There's a unique plane which passes through all 3 of them. और फिर there is a unique line which is perpendicular to that plane and passes through O. और A cross B का जो पोजिशन मतलब there is a unique point on this line
whose position vector with respect to O is A cross B, and it is clear from this picture कि हर वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है वो किसी ना किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है ऑन दिस लाइन. ठीक है, सो दिस पिक्चर मेक्स दिस क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, एंड यू शुड मे बी पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट अगर ये क्लियर नहीं है. ओके, सो जस्ट नाइस ऑब्जर्वेशन, कुछ भी नहीं है. पहला इलस्ट्रेशन पूछा गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन सम वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड सी. और ये कुछ 4 ऑप्शन दिए हैं, थिंक अबाउट इट. तो सबसे पहले ये समझना होगा कि दिस क्वेश्चन मेक सेंस इन द सेंस कि बी एंड सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, और उस वजह से the set of vectors which are orthogonal to both b and c, in other words which are perpendicular to both b and c, वो जो set of vectors है वो एक single non-zero vector से spanned है. यही बात अभी हमने just करी. In fact, one such vector is b cross c. So b cross c का जो span है, that is precisely the set of all the vectors which are orthogonal to both b and c. और क्योंकि ये एक single non-zero vector से spanned है, this projection on a non-zero vector perpendicular to both b and c is well defined. अगर ऐसे दो अलग अलग लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते जो बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर हैं तो ये क्वांटिटी वेल डिफाइंड रहती ही नहीं, पर क्योंकि ऐसे दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं मिल सकते, दिस इज वेल डिफाइंड. सो नाउ द पॉइंट इज, व्हाट इज द आंसर वी कैन जस्ट डायरेक्टली राइट द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन or the desired value or whatever the projection is, the projection has magnitude a लिया, फिर उसको डॉट किया b क्रॉस c से, और उसको फिर डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस c से, और फिर इस पूरी चीज़ का मैग्नीट्यूड या एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली रादर. दिस इज योर आंसर, राइट. दिस इज अ नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी. वो सारी बातें हो गई. इस पे जो प्रोजेक्शन है ए का, बस वो आंसर है, और इस पे जो ए का प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड ये पूरी चीज़ है. नाउ बी क्रॉस सी वी कैन कैलकुलेट यूजिंग दिस फॉर्मूला जो भी हमने डिड्यूस किया थोड़ी देर पहले. फिर हम ये डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, हम ये मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं. इट्स जस्ट अ रोड कॉम्पिटिशन मे बी, क्योंकि पहली बार हम कर रहे हैं तो मैं कर ही देता हूँ. सो व्हाट इज बी क्रॉस सी? बी क्रॉस सी, रिमेंबर दैट नेमोनिक डिटर्मिनेंट जहाँ पे हम बोल रहे थे, तो आई जस्ट यूज दैट नेमोनिक, and this is equal to what? Which is equal to I cap minus 2j cap plus k cap. Okay, so this is b cross c, and now we can just compute. आगे का खुद ही कर लीजिए, क्या ही कंप्यूट करना है, जस्ट इसका डॉट प्रोडक्ट विद ए पता ही है पूरा पूरा. सो वॉट एवर इज द आंसर जस्ट कैलकुलेट. ओके, अगला सवाल. दो वेक्टर्स दिए हैं ए और बी, और ए क्रॉस बी दिया हुआ है. फिर पूछा गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दैट वेक्टर. ठीक है, सो थिंक अबाउट इट. ऑल राइट, सो बी तो हमें पूरी तरीके से नोन है. ए में अल्फ़ा और बीटा दिए हुए हैं. अगर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें मिल जाए तो फिर कुछ नहीं बचा. पॉइंट इज अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू बस इस इक्वेशन से निकल जाएगी. सो इट्स अ रोड क्वेश्चन, पर मैं कर देता हूँ. सो व्हाट इज ए क्रॉस बी? A cross B, again we have that stupid thing. This is equal to ये है A क्रॉस B. तो अल्फ़ा तो तुरंत निकल जाएगा यहाँ से. -5 alpha minus 3 is that thing. So we know this is equal to minus I cap plus 9j cap plus 12k cap. So we get k cap का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ये मिलेगा.
which gives alpha is -3. ओके अब जे का आपका कंपेयर करते हैं तो उससे मिलेगा कि माइनस दिस थिंग इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 9, पर दैट गिव्स अस, क्योंकि अल्फा की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, दिस गिव्स अस बीटा इज -1. ग्रेट, पर यहाँ से भी तो एक इक्वेशन मिल रही है, तो इज इट गिविंग एज द सेम आंसर? सो लेट्स जस्ट चेक. 4 + 5 बीटा इज -1 अगर हम रखेंगे तो इससे क्या आएगा, बीटा इज एक्चुअली यहाँ से -1, तो कंसिस्टेंट है. मतलब यहाँ पे आर्बिट्ररी चीज़ लिख भी नहीं सकते थे, राइट? तो यहाँ पे 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल हैं, पर कोई बात नहीं, दे आर कंसिस्टेंट. तो अल्फा इज -3, बीटा इज -1, तो ए वेक्टर मिल गया, तो दिस इज जस्ट अ मंडेन एक्सरसाइज. ओके, इट वॉज एनी वे मंडेन एक्सरसाइज. जे का एक सवाल. 3 यूनिट वेक्टर्स ए बी सी दिए हुए हैं इन 3 डायमेंशंस. ये मैंने खुद से जोड़ा है, सवाल में ये सब नहीं लिखा रहा था. सच दैट उनका सम 0 है. तो 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका सम 0 दिया हुआ है, फिर 4 ऑप्शन दिया हुआ है. ओके, थिंक अबाउट इट. तो इसको हम 2 तरह से देखेंगे, पहले ज्योमेट्रिकली और फिर algebraically. Algebraically will be more rigorous, geometrically will be a little hand wavy, but not very far away. तो here is the diagram. Basically 60 डिग्री एक बार मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं जस्टिफाई कर दूंगा. तो क्या है, ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर्स विच सम अप टू 0. अब क्योंकि दे सम अप टू 0, दैट मीन्स दे क्लोज अप टू फॉर्म अ ट्राइंगल. अगर इन तीनों वेक्टर्स को हेड डिटेल करके सजाएंगे तो एक ट्राइंगल बन जाएगा. पर अब क्योंकि ये सबके सब यूनिट मैग्नीट्यूड के हैं, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड हेंस ये सबके सब 60 डिग्री एंगल्स हैं, जो पहले यहाँ लिखा हुआ था. एंड देयरफॉर ए क्रॉस बी 0 तो नहीं हो सकता, क्योंकि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी? द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज दिस, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. पर वो तो 60 डिग्री है, या आप चाहे बोल सकते हैं 300 डिग्री है, पर कुछ भी हो, इट्स नॉट गोइंग टू बी 0. So this option is gone. Second option, A क्रॉस B, B क्रॉस C और A क्रॉस C बराबर है और तीनों ही नॉन ज़ीरो है. तो लेट्स सी, सो लेट्स मे बी गिव देम नेम्स. मान लेते हैं ये वाला A है, ये B है और ये C है. और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना लेता हूँ, दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C. ठीक है, तो सेम फिगर है, बस ट्रांसलेट किया है वेक्टर्स को. ये सब यूनिट वेक्टर्स है, मेरा डायग्राम उतना एक्यूरेट नहीं है, कोई बात नहीं. सो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए बराबर हैं, इस फिगर से दिख रहा है, राइट? ये सारे एंगल्स बराबर हैं और ये इन सब के मैग्नीट्यूड भी बराबर हैं. तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए बराबर हैं. सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस सी को यहाँ पे बराबर बोला जा रहा है, पर नहीं. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. पर दिस ऑप्शन इज करेक्ट क्योंकि दिस इज व्हाट वी जस्ट ऑब्जर्व. सो दिस इज करेक्ट. और लास्ट में ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. दिस इज फॉल्स, क्योंकि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी. वो दैट विल बी अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ माई राइटिंग. ये तीनों वेक्टर्स कोट एंड कोट जिस प्लेन में है, उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके अलॉन्ग हैं ये तीनों वेक्टर्स. सो दे आर सर्टनली नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दे आर ऑल लीनियरली डिपेंडेंट विद ईच अदर. ओके, सो दैट इज इट. सो ये वाला ऑप्शन भी गायब हो गया. सो नाउ आई विल इरेज एवरीथिंग. सही ऑप्शन केवल सी ऑप्शन है, ये हमें ज्योमेट्रिकली दिख गया, बट नाउ लेट्स डू थिंग्स algebraically. So algebraic proof is much more cleaner in some sense. Let's see पहला ऑप्शन, इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं. So we have this equation. Let's see if A cross B can be 0. अगर A cross B 0 है तो A and B are linearly dependent. अगर A और B linearly dependent है, क्योंकि A नॉन ज़ीरो है, we would have A is lambda B for some lambda. पर क्योंकि B भी यूनिट वेक्टर है और A भी यूनिट वेक्टर है, this means A is actually plus minus B.
सारी चीज़ें मैं लिख नहीं रहा हूँ पर मैं बोल बोल के समझा दे रहा हूँ. सो दिस मीन्स ए इज प्लस माइनस बी. क्या ए माइनस बी के बराबर हो सकता है? अगर ए वर इक्वल टू माइनस बी तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब सी जीरो हो जाएगा, पर सी एक यूनिट वेक्टर है, सो दैट वुड बी ए कॉन्ट्रडिक्शन. सो एक्चुअली दिस वुड गिव अस दैट ए इज इक्वल टू बी. पर बाय द सेम रीजनिंग वी कैन शो दैट बी इज इक्वल टू सी. सेम रीजनिंग, यानी ए बी सी तीनों बराबर हैं पर उनका सम जीरो है, तो यानी कि तीनों ही जीरो हैं, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स दिस फैक्ट. सो दिस इज नॉट ट्रू. सेकेंड ऑप्शन, ए क्रॉस बी क्रॉस सी और ए क्रॉस सी ये कह रहे हैं बराबर हैं. So what we can do is we have this equation. Let us A cross B or A cross C. So let us maybe do cross product with A on both sides. So इस equation में we just cross product with A on both sides. The left side is what? The left side is 0 plus B cross A plus C cross A. On the right side is 0, which means B cross A is minus C cross A, which means B cross A is A cross C. तीनों है तो नॉन ज़ीरो, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, ये ऑप्शन तो गलती है, ये दोनों ही नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं. और हमें मिल रहा है ए क्रॉस सी इज़ बी क्रॉस ए, पर यहाँ दिया है ए क्रॉस सी इज़ ए क्रॉस बी, विच इज़ फॉल्स. अगर वो बी क्रॉस ए है तो ए क्रॉस बी तो नहीं हो सकता, क्योंकि बी क्रॉस ए इज़ माइनस ए क्रॉस बी, और क्योंकि ये नॉन ज़ीरो वेक्टर है वो फिर अपने माइनस के बराबर नहीं हो सकता, मतलब वट एवर यू अंडरस्टैंड. सो दैट इज़ ऑल्सो गॉन. Similarly, you can check the third option is correct. The same reasoning, just do cross product on both sides and you get the third option is correct. And what about this thing? Clearly वो यहाँ से भी दिख रहा है, इनफैक्ट इसी से दिख जा रहा है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि दिस शोज कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए बराबर हैं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे हो जाएंगे? अगर बराबर हैं तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर केवल तब हो सकते हैं जब वो जीरो हो, पर वो तो नॉन जीरो हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ प्रूफ. जे का एक और सवाल. एक वेक्टर दिया है P, एक वेक्टर दिया है Q, और बोला गया है फॉर सम अल्फा बीटा एंड गामा ये गंदी सी इक्वेशन ट्रू है. P और Q पूरी तरीके से गिवन है, केवल अल्फा और बीटा अननोन है और गामा अननोन है, और फिर कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है. नहीं, कुछ ऑप्शन नहीं है, सीधा गामा की वैल्यू पूछी हुई है. थिंक अबाउट इट. ओके, लेट्स सी. अब एक तरीका इसको सॉल्व करने का ये हो जाएगा कि P क्रॉस Q कैलकुलेट कर लें, ये कैलकुलेट कर लें, ये कैलकुलेट कर लें, एक इक्वेशन आ जाएगी. राइट साइड में अल्फ़ा बीटा और गामा होंगे विद आई कैप जे कैप के कैप. लेफ्ट साइड में चीज़ नोन ही है, कंपेयर कर लेंगे, तीनों चीज़ें निकल जाएंगी, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, अल्फ़ा बीटा गामा तीनों मिल जाएंगे, राइट. बट मे बी देयर शुड बी सम फास्टर वे ऑफ डूइंग इट. सो लेट्स थिंक अबाउट दैट. अगर हम बोथ साइड P से डॉट कर दें तो ये चीज़ गायब हो जाएगी. सो रिकॉल P क्रॉस Q डॉट P इज़ ज़ीरो, राइट, क्योंकि दिस इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ P एंड Q. तो ये चीज़ गायब हो जाएगी और फिर अल्फ़ा और बीटा में एक इक्वेशन मिल जाएगी. फिर सिमिलरली बोथ साइड Q से डॉट कर देंगे, फिर से ये चीज़ गायब हो जाएगी और अल्फ़ा और बीटा में एक और इक्वेशन मिल जाएगी, तो उससे हमें अल्फ़ा और बीटा मिल जाएगा, राइट. अल्फ़ा और बीटा मिल गए, फिर उसके बाद वेल वी नो दिस होल थिंग, तो इसका मतलब हमें गामा टाइम्स P क्रॉस Q मिल जाएगा. पर फिर भी आई थिंक P क्रॉस Q तो मुझे उसके बावजूद निकालना ही पड़ेगा. Yeah, so somehow I don't see any very fast way of doing it right now. So then just compute. I mean, right now I can only say this much, कि compute. और वो अब मैं करना नहीं चाहता. Just P cross Q calculate करना है और comparing the coefficients on both sides. It's definitely going to give the correct answer. I think this will be the last question for today. क्वेश्चन में लिखा है लेट ओ बी दी ऑरिजिन, पर हमारे लिए इसका मतलब है ओ इज़ जस्ट सम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में बाकी पोजीशन वेक्टर्स की बात हुई है, जैसे ओ ए ओ बी ओ सी. तो ओ ए और ओ बी हमें दिए हुए हैं, फिर ओ सी उनके टर्म्स में दिया है अलॉन्ग विद द पैरामीटर लैम्डा.
और ये दिया है कि लैम्डा इज़ पॉजिटिव। और फिर अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी क्रॉस ओ सी इज़ 9/2 तो कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, थिंक अबाउट इट। राइट, तो अगर हम लैम्डा निकाल लें तो हम ओ सी निकाल लेंगे। एक बार ओ सी निकल गया फिर एवरीथिंग इज़ जस्ट कंप्यूटेशन। और ओ सी निकालने के लिए हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लैम्डा के बारे में और दी हुई है। सो लेट्स सी ओ बी क्रॉस ओ सी क्या है। ओ बी क्रॉस ओ सी इज दिस थिंग विच इज इक्वल टू बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी ओ बी क्रॉस ओ बी ज़ीरो है, इसको इससे क्रॉस करेंगे ज़ीरो मिलेगा। सो वी गेट दिस इज माइनस लैम्डा बाई 2 ओ बी क्रॉस ओ ए एंड देयरफॉर the magnitude of OB cross OC is lambda by 2, क्योंकि lambda पॉजिटिव है, it is lambda by 2 times OB cross OA, और ये हमें 9/2 दिया हुआ है। और ये हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें OA वेक्टर और OB वेक्टर पूरी पूरी तरीके से दिए हुए हैं, तो हम ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और देयरफॉर वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड। और उस वजह से हमें लैम्डा मिल जाएगा क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास है। लैम्डा मिल गया, देन दिस इज अ रोड कंप्यूटेशन। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज जस्ट यू फाइंड ओ ए क्रॉस ओ बी का मैग्नीट्यूड, वो तो यहाँ से ही मिल जाता, तो दैट इज ऑल्सो सम रोड कंप्यूटेशन। पर या दैट इज रोड कंप्यूटेशन। एरिया ऑफ ए बी सी सिमिलरली यू फाइंड ए बी क्रॉस ए सी। अगर हमें ओ ए ओ बी और ओ सी पता है तो ए बी और ए सी भी पता है, तो यू कैन फाइंड ए बी क्रॉस ए सी। और फिर लास्ट में बोला गया है द अक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम विद द एडजेसेंट साइड्स ओ ए एंड ओ सी। सो ओ ए और ओ सी अगर एडजेसेंट साइड्स हैं इसी पैरेललोग्राम के, तो इनके बीच का जो अक्यूट एंगल, सॉरी, इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स के बीच का अक्यूट एंगल है वो π/3 है। वेल, अगर ये सारे वेक्टर्स पता है तो हमें डायगोनल वेक्टर्स भी पता है और डायगोनल का फिर डॉट प्रोडक्ट निकाल के हम बता सकते हैं अक्यूट एंगल क्या है। सो आई डोंट सी एनी पॉइंट doing these computations. It's just very, very rote and boring. Alright, so with that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.